अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे कि आज इसकी आवाज़ को क्या हुआ। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोई बात नहीं। बीमारी की शिद्दत जितनी भी ज़्यादा हो, आपसे मिलने की आदत इतनी हो गई है कि जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं तो बीमारी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी कमी महसूस होती है। जो उसमें इजाफा होता है तकलीफ़ का, वो काफ़ी कम हमें लगने लगता है। अच्छा, आज मेहमानों को हम बोलने का मौका थोड़ा ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप आज का प्रोग्राम एंजॉय ज़रूर करेंगे। आज के शो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि माँ बाप को अक्सर हमने ग्रुप्स में या सर्कल्स में बातें करते सुना है कि यार हमारा बच्चा हमारे साथ अटैच नहीं है, वो हमसे बातें शेयर करने के बजाय दूसरे लोगों को प्रेफर करता है। आपने ये बात तो कर दी, टीनेजर्स हो गए, वो लोग छोटे बच्चे स्कूल के हो गए, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है, ये इसके हल तक पहुंचने की कोशिश की कि बच्चा ऐसा करता क्यों है? आप उसको ऐसा क्या घर का माहौल नहीं दे पाते, या क्या ऐसी उसको सेंस नहीं दे पाते हैं कि बच्चा आपके बजाय दूसरों को प्रेफर करता है? ठीक है, आजकल पाकिस्तान में ना बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे कि उसमें काउंसलिंग आ गई, उसमें साइकेट्रिस्ट आ गया। अगर बच्चा ज़हनी तनाव का शिकार होता है तो जी उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। माँ बाप खुद सॉल्व नहीं करते, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर बच्चे ने कह दिया जी मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, उससे ये नहीं पूछेंगे कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझसे शेयर करो। ठीक है जी, काउंसलर का नंबर लिया, काउंसलिंग उसको करवा ली। अब बच्चे ने काउंसलिंग में पेरेंट्स के साथ गया है, उससे जाके सारी बात शेयर कर ली है और उसको उठते हुए बाहर आते हुए कहा है कि सर या मैम प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताइएगा कि ये जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। बिल्कुल उसने रिलैक्स होकर सब बातें उसके साथ शेयर कर दी। अच्छा, अब बात यह है कि अगर बच्चा वेंट आउट करना चाहता है, इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, तो आपके साथ वो डिस्कस करता है। हमारी मसरूफियात आजकल ऐसी हैं आजकल के दौर में कि माँ बाप बच्चों को सही टाइम नहीं दे पाते। जब स्कूल से या बच्चे अपनी फील्ड से वापस आते हैं, वो हमसे बातें शेयर करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं 1 मिनट बाद में सुनेंगे, या फिर कभी कभी उनकी बातें सुनने के बाद हम उन्हें शट अप भी बोल देते हैं। कभी कभी हमारा रवैया इतना सख्त होता है कि हम उनको पनिश भी कर देते हैं। अब इसमें बच्चा दो काम करता है जिससे हमें भी नुकसान होता है। एक ये कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बतानी छोड़ देता है, काम नहीं छोड़ता, वो बातें छोड़ देता है बतानी। और माँ बाप बड़े खुश होकर लोगों को बता रहे होते हैं कि यार मैंने तो इतना सख्त रवैया अपनाया कि मेरे बच्चे ने दोबारा आज तक वो काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, बच्चा वो काम कर रहा है, आपके इल्म में नहीं है, और बच्चा वो काम और कॉन्फिडेंस से करेगा। अब आप काउंसलर को जो ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्यों ना आप ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामूल पैदा करें कि बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत ही पेश ना आए। अपनी मसरूफियात में से अल्लाह ताला ने माँ बाप का इतना प्यारा रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते होने के बावजूद हमें बाहर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़े? आप अपने बच्चे को इतना एक माहौल और सपोर्टिव माहौल फराहम करें कि वो आपसे अपनी हर बात शेयर करें। आप बच्चे को बताएं, अगर वो कुछ करना चाह रहा है, आपके जहन में अगर वो काम गलत है, आप बच्चे को उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके पहलू बता दें। उसके बाद आप कहें फिर भी आप जो करोगे मैं आपके साथ हूँ। रात को खाने के टेबल पे, दोपहर को लंच पे जब आप मिलें तो खाने की टेबल का माहौल इतना पुरसकून बनाएं कि आप और आपके बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। कुछ अपनी पिछली यादों को डिस्कस करें अच्छी, जिससे बच्चे भी हंसे और एक खाने का जो लुत्फ है ना वो आपको आ सके। और जब बच्चे स्कूल से आएँ तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा टाइम दे के आप उनकी एक पूरी स्टोरी सुन सकें कि स्कूल में क्या हुआ, या जिस फील्ड से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, टीनेजर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ऐसा क्या हुआ, वो आपसे शेयर कर सकें, ताकि बच्चों को काउंसलिंग की और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ना हो, वो आपसे अटैच हो जाए। जी, जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने भी एक अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा है कि उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, उनके बच्चों ने भी कभी ऐसा किया है कि उनको छोड़ के किसी काउंसलर को प्रेफर किया हो, या कभी इनके साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपनी बातें अपने पेरेंट्स को बताने के बजाय किसी और का सहारा लिया हो। तो सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है।
अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, 30 साल से कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। उसके अलावा वो शायर भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। अभी रिसेंटली एक ड्रामा आप देख रहे होंगे, एक ड्रामे में आप उनको एक्ट करता हुआ देख रहे होंगे। इसके अलावा वो पाकिस्तान नेशनल आर्मी रैली के मेंबर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, सैर सियाहत से इनका ताल्लुक़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, इनके ऊपर वो वर्ड बिल्कुल सूट करता है। हमारे साथ तो मौजूद हैं आसिफ रियाज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हमारे वीनस चैनल की जान, हमारे वीनस चैनल की शान, जो कि एक प्रोग्राम यहाँ पे होस्ट करती हैं। आप देखते होंगे कि एक मुलाकात वीनस के साथ, उनकी होस्ट जरनाज गुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। सर, आप मेरे टॉपिक से कितना रिलेट करते हैं कि वाकई ही में बच्चों को काउंसलर की और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? माँ बाप बच्चों के साथ इतना अटैच क्यों नहीं हो पा रहे आज के दौर में? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमारे बच्चे हैं, तो हमें पूरी तरह उन पे फोकस करना चाहिए। और ये हमारा, ऐसे समझ लीजिए कि कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क और कौम के लिए। और हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर बच्चों को रखेंगे तो कोई भी मसला किसी भी तरह का पेश ही नहीं आएगा। जैसे हम अपने जो दोस्तों से, अपने कोई भी जो हमारी मसरूफियत है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अब हमारी हॉबीज़ हैं, हमारी जॉब्स हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, सबको चीज़ों को शेड्यूल बच्चों के मुताबिक करें। बिल्कुल ऐसे। तो फिर ये चीज़ें, ये मसाइल पैदा ही नहीं होंगे, तो इनके हल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर, आजकल का जो दौर है ना, उसमें ये है कि अगर फादर भी जॉब कर रहा है, मदर भी जॉब कर रही है, तो सर्वाइवल मुमकिन है, ठीक है। तो उसमें बच्चे जो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा सिस्टम या कौन सा लाया अमल अपनाया जाए कि बच्चों को भी हम टाइम दे दें, अपनी जो ऑफिस की टाइमिंग है उनके अंदर भी हम जो है ना, कोई मुदाखलत किए बगैर, कोई छेड़छाड़ किए बगैर वो टाइमिंग उधर भी पूरी दें और बच्चों को भी टाइम पूरा दें? जी, असल में जो हमारी जो तरक्की है, जो जिसे हम अपनी तरक्की समझते हैं, ये हमारी असल में तनज़्ज़ुली है। बिल्कुल। तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि उतरते जा रहे हैं पस्तियों में, अजब ये सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं, और किताबें ज़िंदगी सादा बहुत है, मगर हम इसको उल्टा पढ़ रहे हैं। तो ये जिसे आप तरक्की समझते हैं कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जॉब्स के लिए निकलते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए, एक्चुअली वो बच्चों का फ्यूचर डार्क कर रहे हैं। हमें जो लॉ ऑफ नेचर है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बच्चों को देनी चाहिए, और हमारे जो अब ज़िंदगी के मामूलात हैं उनको इस तरह से बनाएं कि बच्चे हमारे साथ हों और क्वालिटी टाइम उनको दें। फादर भी, मदर भी, दोनों ही को ये चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल का जो निसार है, हमारे सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म के साथ जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए पूरी इस बात पे। जरनाज, आप बताएं, आप कितना रिलेट करती हैं इस चीज़ से? जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि बच्चों के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। और बच्चों के जितने भी मसाइल हैं वो इसीलिए क्रिएट होते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों के साथ। हम जितने भी बिज़ी हों, हम जितने भी मसरूफ़ हो, कंफर्ट जोन का अगर हम एक लम्हा भी बच्चों के साथ गुजार लें तो उनके लिए काफ़ी है कि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो यार, हमने अपनी माँ या बाप से हम कोई बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पूरा दिन बच्चों के साथ बिताएं। बाज़ माँ बाप बच्चों के साथ पूरा पूरा दिन भी बिताते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, वो काउंसलिंग नहीं हो पाती। तो मैटर करता है कि आपका अंदाज क्या है, मैटर करता है कि आपकी नेचर क्या है, मैटर करता है कि आपकी अपना एटीट्यूड क्या है बच्चों के साथ। तो वो अंदाज, वो एटीट्यूड, वो नेचर का एक लम्हा ही आपके बच्चों के लिए काफ़ी है, उनकी काउंसलिंग के लिए काफ़ी है। और हमारे यहाँ माँ बाप जो निगलेक्ट करते हैं, वो एक ट्रेडिशन समझ ले, कल्चर समझ ले कि माँ बाप का सख्त होना एक तरबियत का हिस्सा है। कि जब तक हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बच्चों को लगाम नहीं डाल सकते, जब तक हम सख्त नहीं होंगे, जब तक हम डांटेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, डांटे बगैर भी आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मार नहीं प्यार से ज्यादा समझ रहे हैं। क्योंकि आप जितनी सख्ती करोगे ना, बच्चा बागी हो जाएगा, बच्चा डर जाएगा। आप वाली बात
वो काम करना छोड़ेगा नहीं, वो छुप के करना शुरू कर देगा, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब आप प्यार से उसे डील करते हो ना, तो उसके अंदर का जो बच्चा है, उसके अंदर का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो भी जागता है कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे इतने प्यार से कहा है, तो उसका मान रखने के लिए वो आपके साथ, मतलब वो हरकत दोबारा नहीं करेगा कि मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से मना किया, मैं ना करूँ। ऑटोमेटिकली एक चीज है ना, मैं आपसे कोई बात प्यार से करूंगी, आप मेरी बात मानेंगी, एक नेचर है। बिल्कुल ऐसे। आप मेरे साथ सख्ती अच्छा, करेंगी। कभी आपके बच्चों ने भी ऐसा किया कि आपसे बात मनवाने के बजाय उन्होंने किसी और का सहारा लिया? हाँ बिल्कुल ऐसा है। मेरी जैसे ज्यादा वो दादी का सहारा लेते हैं, क्योंकि दादी की काउंसलिंग ज्यादा है। तो जाहिर बात है दादी की काउंसलिंग भी ज्यादा है, वो कंफर्ट जोन में भी ज्यादा रहती है। मैं एज अ माँ होने के नाते सख्ती कर जाती हूँ, डांट लेती हूँ। हाँ जी, उन्होंने हर चीज बच्चों को सिखानी भी है, बतानी भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि बच्चों की जिंदगी में एक किरदार ऐसा होना चाहिए जो शेर की निगाह रखे। काउंसलिंग अपनी जगह है, लेकिन माँ या बाप में से एक किरदार ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे के दिल में डर हो गया, यार मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा। माँ सख्त है तो बाप अंडरस्टैंड नहीं, अगर माँ सख्त है तो बाप को थोड़ा सा कंप्रोमाइज एटीट्यूड में होना चाहिए। अगर बाप सख्त है, अब ये दोनों माँ बाप की कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए कि यार अगर मैंने सख्ती करनी है तो आपने प्यार से काम लेना है। तो हमारे माँ बाप पेरेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं अपनी जगह सख्त हूँ, हस्बैंड अपनी जगह सख्त है, दादी अपनी जगह सख्त है, बच्चे कहाँ जाए? आगे उन्होंने भी दिल की बात करनी है ना, आखिर ही तो उन्हें किसी काउंसलर का सहारा लेना हाँ पड़ता है कि लेकिन आपको पता है माँ बाप के अलावा अगर कोई और काउंसलिंग का सहारा ले लिया जाए, कोई थर्ड पर्सन, तो वो उसे मिसयूज भी कर सकता है। वो आपके बच्चों की बात को, आपके बच्चों के राज को, आपके बच्चों की हरकतों को मिसयूज कर सकता है, मतलब उनका गलत फायदा उठा सकता है। तो बेहतर यही है कि काउंसलिंग हम खुद करें। अच्छा सर, माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड शख्सियत, आपको मैंने बोला और सूट कर रहा है ये वर्ड आपके ऊपर। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान नेशनल आर्मी के आप मेंबर हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, कब आपने ज्वाइन की, कब इसके मेंबर बने? ये 2017 में पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारी एक रैली है जो ग़ालिबन 70वीं सालगिरह है पाकिस्तान की, तो उसमें उन्होंने एक टीम ऑर्गेनाइज़ की पूरे पाकिस्तान से। तो अपने डिवीज़न से मैंने रिप्रेजेंट किया उसको, और हम लोग चाइना से लेकर और गवादर तक तमाम हमारे जितने भी प्रोविंस हैं, सूबे हैं, उनमें से होके हम गुज़रे। कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब, सरहद पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध, तो सबसे पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें शिरकत की और हम पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में से गुज़रे। और ये बाइक्स के ऊपर ये रैली थी, हैवी बाइक्स पे। और हम लोग जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से गवादर तक हम लोगों ने सफ़र किया। कोई तकरीबन 6-6.5 हज़ार किलोमीटर के करीब सफ़र था आने जाने में। तो इजी था, कोई मसले मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? जी, पाकिस्तान आर्मी ने उसको बड़ा वेल फैसिलिटेट किया था, हर तरह की सहूलतें थी। और वहाँ पे सर बाइक्स पे की होंगी, भी थोड़ा सा बताते जाएं। हाँ, बाइक्स पे इसलिए कि जो एक्चुअली इस रैली को ऑर्गेनाइज़ करने का जो मकसद ये था कि ये बताना कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे जो टेररिज्म है, अगर कोई था भी सही तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पूरा पाकिस्तान सेफ है। और देखें कि बाइक के ऊपर आप बिल्कुल बगैर किसी प्रोटेक्शन के हवा तक आपको जिस्म से टच हो रही होती है। और मुझे लगता है बाइक का सफ़र बड़ा मज़े का होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर किया जाए तो। अच्छा, तो आपको मजा नहीं आया? नहीं, हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन ये नहीं, उसके और भी बहुत सारे सर बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा क्राउड है ना, कहीं आपका ट्रैफिक जैम है, अगर आप बाइक पे है ना तो आप इजीली कहीं से भी जो है ना पॉसिबल होगा निकल जाएंगे। दूसरी बात हवा लगती रहती है ताजा। और अगर गाड़ी में है ना तो समझे आप शाम तक वहीं खड़े हैं, जैसे कि लाहौर की और कराची की ट्रैफिक जैम्स होते हैं, उसमें तो बंदा शाम तक बिल्कुल सही आपकी बात है। और उसके साथ साथ आप जो सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, बारिश, धूप को बराह रास्त आपका जिस्म जो है वो बर्दाश्त करता है बाइक के ऊपर। तो जो इसमें ये रफ एंड टफ है, वेरी हॉट है, तो लेकिन इंजॉयफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें ये है जो आपकी कमर की हड्डी है ना, या तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती होंगी या बिल्कुल ही कमजोर हो जाती होंगी, टूटने के करीब हो जाती है, तकलीफ उसमें ज्यादा हो जाती है। लेकिन
सर के पास जो बाइक है वो दूसरी है, हैवी बाइक नहीं, इसके बावजूद आपको फिजिकल, जो एक बाइकर है वो फिजिकली फिट होता है, लेकिन एक टैग लगाना हो जाता है ना, जैसे गाड़ी में उस बाइक पे वो तो नहीं होता। नहीं होती। अच्छा सर, आप टूरिस्ट भी हैं, कौन कौन से आपने इलाकों का जो है ना टूर किया हुआ है? तकरीबन पाकिस्तान के सारे ही इलाकों में विज़िट किया है। जो भी हमें पता चलता है नया इलाका एक्सप्लोर होता है तो हम वहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं, और कई नए इलाकों को हमने खुद एक्सप्लोर किया है, वहाँ गए हैं और दुनिया के सामने हमने जो पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की खूबसूरती है, वहाँ का अमन है, जो अनटच नेचर है, तो उसको हमने दुनिया को दिखाया है। और एक वीडियो के हम बनाते हैं, वीडियो जो बना लेते हैं जहाँ भी जाते हैं, और उसे सोशल मीडिया के ज़रिए से और दूसरे मीडियाज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया तक उसे पहुँचाते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा अमन का मैसेज जाता है, एक लोगों को पता चलता है दुनिया के तमाम लोगों को कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, कितनी नेचुरल ब्यूटी है। खूबसूरत मुल्क है, नो डाउट। ऐसे जी जी जी। आपकी फील्ड से थोड़ा सा हटके हम बात करते हैं। अगर आपको टूर का मौका दिया जाए, आप पाकिस्तान के कौन से इलाके में जाना पसंद करेंगे या कौन से शहर में जाना पसंद करेंगे? अगर मुझे मौका मिले, वैसे तो जब भी मौका मिलता है मैं कश्मीर ही पहुंचती हूँ। अच्छा। तो कश्मीर की जो वादियाँ हैं, कश्मीर में जो मतलब सैर व तफरीह की जगहें हैं, वो बाकमाल हैं। वो मेरे पास लफ्ज़ों के वो पैराए नहीं है कि मैं उसे उस अंदाज में बयान कर सकूं कि उसकी खूबसूरती का हक अदा हो जाए। माशाल्लाह से वैसे पूरा पाकिस्तान अपनी जगह पर, लाहौर है, कराची है, जो मैदानी इलाके हैं वो अपनी जगह खूबसूरत है। जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी मिसाल अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे ही। तो पूरा पाकिस्तान आप ले लें, मतलब यहाँ पे गर्मी भी है, यहाँ पर सर्दी भी है, यहाँ पे बहार भी है, यहाँ पे चारों मौसम पाए जाते हैं। जबकि बाज़ ममालिक ऐसे हैं वहाँ सर्दियाँ ही नहीं है, बाज़ ममालिक ऐसे हैं वो गर्मियों को तरसते हैं। हाँ जी, 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। मतलब आप यहाँ देखें, यहाँ तो गर्मियों में ओले पड़ जाते हैं, यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा होता मौसम का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की नेमत है कि हर तरह का मौसम है, हम हर तरह का फल एंजॉय करते हैं, हर तरह की सब्जी एंजॉय करते हैं, और हर तरह का मौसम विजिट जब किया है। कोई उसके कोई इंटरेस्टिंग सा कोई वाकया? इंटरेस्टिंग था वाकया तो ये है कि जब मैं आपको याद रहा? नहीं, वाकया तो इस तरह का कोई नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। जाके बिल्कुल वहाँ जाके आप भूल जाते हो, अपनी जात को भूल जाते हो। वहाँ पहाड़ देखते हो, वहाँ नदी नाले देखते हो, वहाँ चश्मे देखते हो, वहाँ आप अपने आप में नहीं होते हो। वहाँ आपको सिर्फ याद आता है कि यार इन चीज़ों को बनाने वाली एक जात है जो ऊपर बैठी है। सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर बेसाख्ता आपकी ज़बान पर रवा रहती है। और कश्मीर के लिए कहा गया कि अगर जन्नत बरूए ज़मीं अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, कि अगर ज़मीन पर जन्नत मौजूद है तो वो ये कश्मीर ही है, यही है, यही है। तो ये तो इसके वहाँ जाके आपको जन्नत में जाके कैसा लगता है, तो आप ये देखें, ये इसका जवाब है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप इतने सारे काम, शायर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, एक नेशनल आर्मी के मेंबर भी, आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? आपने हफ्ते के कोई दिन डिवाइड किए हैं कि 2 इस काम के लिए, 2 इस काम के लिए, या सब कुछ साथ साथ लेके चल रहे हैं? मैं सब कुछ साथ साथ लेके चलता हूँ। जब टूर का मौका होता है तो टूर करते हैं, जब शायरी के लिए वक्त मिलता है तो शायरी कर लेते हैं, और इसके अलावा मतलब और भी जो भी मेरे शोबे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अब आपको आर्टिस्ट बनने का आपके जहन में कैसे आए, कि दिलचस्पी कैसे है कि मैं आर्टिस्ट बनूं? माशाल्लाह आपका ड्रामा काफ़ी हिट जा रहा है जिसमें हम आपको रोल प्ले करता हुआ देख रहे हैं, तो उस तरफ आपका जो दिलचस्पी कैसे गई? मैं शुरू से ड्रामा किस चैनल पे और क्या नाम है ये भी बताइएगा। जी, ये ड्रामा है, हम टेलीविज़न पे है ड्रामा, और मंगल वाले दिन रात 8 बजे आता है, और ड्रामे का नाम है झोंक सरकार। जी। अच्छा, तो आपको किसी ने अप्रोच किया या आपने खुद जो ऑडिशंस वगैरह दिए, ऐसा कोई सिस्टम था? ये जो हमारे एक दोस्त हैं जो डायरेक्टर हैं, अब हम मुख्तलिफ स्टेज ड्रामा करते रहते हैं इकट्ठे, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से, तो अप्रोच उन्हें किया गया, तो उन्होंने जो है वो मेरा ऑडिशन वहाँ पे भिजवाया और वो अप्रूव हुआ, तो फिर मैंने इस ड्रामे को किया। तो इट्स माय पैशन, कि एक शौक़ है, और ऑलरेडी स्टेज से वाबस्ता थे,
वहाँ पे मुख्तलिफ आर्ट काउंसिल के अंदर, पंजाब आर्ट काउंसिल में मुख्तलिफ ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और हमारी टीम जो है वो नुमायाँ कारकर्दगी भी दिखाती है जनूबी पंजाब के हवाले। अच्छा, इन सब कामों में से आपका थोड़ा सा फेवरेट, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे भी अगर 4 होते हैं तो इसमें एक थोड़ा लाडला होता है, आपका सबसे फेवरेट जो है वो पैशन क्या है? क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और कंप्यूटर के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मेरा पैशन है वो कंप्यूटर की जो तालीम देना और एक कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन करना लोगों को कि एक खूबसूरत और अच्छे ज़हन के साथ और पाकिस्तान को के बारे में सोचा जाए, एक अच्छी मैनरफुल ऑर्गेनाइज्ड जो है वो लाइफ गुजारी जाए। तो ये मोटिवेशनल जो है वो एफर्ट है। इसी की वजह से मैं सहारा लेता हूँ शायरी का, इसी की वजह से मैं टूरिज़्म का सहारा लेता हूँ कि मेरा पैगाम जगह जगह तक पहुँचे। सोशल मीडिया का सहारा लेता हूँ, ड्रामा टीवी का सहारा लेता हूँ, टूरिज़्म का, एजुकेशन का, शायरी, हर शोबे को मैं यूटिलाइज़ करता हूँ कि मैं अपना पैगाम जो है, अपनी सोच है वो पाकिस्तानियों तक पहुँचा सकूँ कि आप किस तरह से जो कुछ मौजूद है उस पर सब्र शुक्र करते हुए अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। बहुत कुछ मौजूद है, हमें ना शुक्र की ना थोड़ी सी आदत पड़ गई है। अच्छा सर, अगर आपने माशाल्लाह टूरिस्ट हैं आप बताएं कि जनूबी पंजाब में टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए आपके नज़रिए के मुताबिक और कौन से इक़दाम होने चाहिए कि जो हैं वो ठीक है? नहीं, जनूबी पंजाब में अभी मैंने कुछ प्रपोजल्स जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब को मैंने भिजवाई हैं, उसमें से काफ़ी अप्रूव भी हो गई हैं। तो उसमें से प्रपोजल्स थी कि जो हमारा मतरूक ब्रिज है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान है, इसको एज ए फूड स्ट्रीट के तौर पर यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये बिल्कुल अबंडन है, इस्तेमाल में नहीं है, तो उससे एक लोगों को पुरफज़ा जगह मिलेगी गर्मियों में, ख़ास तौर पर ठंडी हवा, और वहाँ तफरीह का भी और खाने का भी वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो जाएंगी। इसके अलावा जो एक TDCP रिसोर्ट जो दरिया जनाब के किनारे बनने की प्रपोज़ल है, तोसा बैराज में एक वहाँ पे एक यूनिक डॉल्फिन होती है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, जो कि दुनिया में सिर्फ इंडस रिवर में दरिया सिंध में ही मौजूद है। और तोसा बैराज में उसका एक जो इंडस डॉल्फिन व्यू पॉइंट है, तो वो एक बनाने की तजवीज़ है। और इसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट रिसोर्ट, एक बोट सफारी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है कि तोसा बैराज के मुख्तलिफ जो आइलैंड हैं, तो आप उसे डेल्टा कह लें, तो दरियाओं के अंदर जो छोटे छोटे जज़ायर होते हैं, तो वो इंडस रिवर में बहुत कसीर मिकदार में बहुत ही खूबसूरत है और फुल ऑफ नेचर है, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पे एक बोट सफारी के ज़रिए से, कश्ती के ज़रिए से सफ़र किया जाता है उन मुख्तलिफ जज़ायर में, जिसमें शिपी डेल्टा है, कैमल डेल्टा है, कमल डेल्टा है, लाशारी वाला जंगल है जहाँ पे मट झील भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और वहाँ की जो मछली है वहाँ पे जो बड़ी अच्छी दस्तयाब है खाने के लिए, और वहाँ का जो कल्चरल म्यूज़िक है वो भी टूरिस्ट को सुनने का, देखने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे दस्तकारियाँ हैं जो वहाँ लोकल हैं। तो ये चीज़ें जो है। सर, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, तो आपको कितने % यकीन है ये प्रपोजल जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा? जी, इसमें से तकरीबन मोर देन 50% एक्सेप्ट हो चुके हैं और उन पे काम जारी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना, कहते हैं कि शिकवाए जुल्मते शब से तो ये बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, इनपुट है, तो वो हम देंगे और बाहर कोई अपने अपने हिस्से का इनपुट दे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। जो आज हमारी मैडम जन्नात आपके साथ बैठी, इनको भी शायरी से बड़ा लगाव है, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कोई एक शेर जो हमें सुनाए सर के शेर के जवाब में। शायरी से लगाव था रियाज साहब, जो सच्ची बात है, अब तो टाइम ही नहीं मिलता शायरी करने का या शायरी सुनने का या शायरी पढ़ने का। शायरी का टाइम नहीं होता, ये आवाज़ होती है, और आपको तो हमने देखा है कहीं भी हो जाती है, और जब होती है तो वो मूड की बात होती है, फिर कंट्रोल नहीं होता, फिर वो शेर के बाद शेर, शेर के बाद शदीद किस्म की होती है। हम रोकते हैं कि नहीं आप रुक जाओ, अब इनफ है। कोई एक शेर जो आप सर पहले एक आप सुनाए फिर मैं एक सिंगरों का। हाँ जी, मेरा अपना एक शेर है कि नफरतों को शहर में, जुल्मतों के दहर में,
नफरतों के शहर में, जुल्मतों के दहर में, थी तलाश फूल की खारदार शहर में। फूल की तलाश में मैं खार खार हो गया, एक ही लिबास था जो तार तार हो गया। बहुत शुक्रिया। तो मैं सुनाना चाहूँगी, एक दिल है उजड़े तो संवरता ही नहीं, एक है दिल उजड़े तो संवरता ही नहीं, एक है बुतखाना उजड़े तो हरम होता है। जबरदस्त। इसी खूबसूरत शेर पे बात, इसके आगे बात करने का बनता नहीं है, हम इस पे ही ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा से बातों का आगाज यहीं से करेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक से पहले हमारे साथ जरनाज गुल मौजूद थी, एंकर पर्सन। अब ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका नाम है सुमेरा यूसुफ एडवोकेट। अगर मैं इनका जिक्र करूँ, ये भी मल्टी टैलेंटेड वुमेन है, नात ख्वां भी हैं, शायरा भी हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं, कॉलम निगार भी हैं। माशाल्लाह आज जो हमारा सेट है वो मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं उनसे भरा हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी हम अपना टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में, मेरे टॉपिक के बारे में ये क्या राय देंगी। बेशक इन्होंने हमें थोड़ी लेट ज्वाइन किया है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनसे डिस्कस करना बनता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मेरा ना स्टार्ट का एक टॉपिक था कि बच्चे अपने माँ बाप से बात शेयर नहीं करते, वो उनसे शेयर करने के बजाय दूसरे लोगों को प्रेफर करते हैं शेयर करना। उसमें काउंसलिंग हो गई, अगर जहनी तनाव का शिकार है तो साइकेट्रिस्ट हो गया। उसकी वजूहात क्या है? मैं एक तो आपने बिल्कुल आजकल के दौर के मुताबिक बेहतरीन सवाल जो है वो चुना है, क्योंकि इस सवाल की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और इसके जवाब की कि इसकी क्या रीज़न्स हैं और क्या करना चाहिए मदर्स को, पेरेंट्स को, दोनों को मिलकर। मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरी भी बच्चे हैं माशाल्लाह। तो पहले नंबर पे तो हम लोगों ने ना खुद को मसरूफ़ बहुत कर लिया है, बहुत ज़्यादा। बेसिक रीज़न, हाँ, बहुत ज़्यादा हमने मसरूफ़ कर लिया है। हम अपने रोज़गार से वापस आते हैं तो फिर हमारी और कुछ मसरूफियत किचन की हो जाती हैं। उसके अलावा फिर हम जो टाइम बचता है वो फिर हम मोबाइल पे बिज़ी हो जाते हैं, सोशल मीडिया को देने लग जाते हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चों को हमें टाइम देना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके स्कूल, एकेडमी या कॉलेज जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं उनकी बातें उनसे सुनने चाहिए। आप जैसे ऐसे स्टार्ट करेंगे और वो शुरू हो जाएंगे। ये मैंने नोट किया है। मैं अक्सर जब यहाँ से जाती हूँ कोर्ट से तो शाम के टाइम में किचन में खड़ी होती हूँ तो मेरी बेटियाँ एकेडमी से, बेटा मेरा अभी छोटा है,
वो तो मेरे से हर वक्त कुछ ना कुछ शेयर करता रहता है, वो फरमाइशें करता है ज़्यादा। तो बेटियां मेरी वो सीधी एकेडमी से आएंगी चेंज करके, तो वो किचन में एक मेरे इस तरफ और एक मेरे इस तरफ, तो वो फिर मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करेंगी। तो अगर मैं टाइम दूंगी तो ही शेयर, अगर हम टाइम ही नहीं देंगे बच्चों को तो वो हमसे शेयर नहीं करेंगे, तो जाहिर है वो और लोगों से शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा है, मैंने भी इस बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है कि जब वो हमसे बात शेयर करने लगती है ना, हमें अपनी दिन की मसरूफियत की थकावट बहुत हुई है, नहीं फिर या तो हम मोबाइल में बिजी होते हैं, हम कंसंट्रेशन नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि 1 मिनट थोड़ी देर बात सुनेंगे, या फिर जब वो कोई ऐसी बात बता देते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें आपकी गलती है, आपने किया, और ये करके हम जो है मोबाइल में लग जाएंगे या किसी और चीज़ में, तो वो बच्चा इग्नोर होगा, उसकी ईगो हर्ट होगी। और ये है कि आजकल का बच्चा, जब हमारे वाले दौर से आजकल का बच्चा बड़ा हमसे ज़्यादा आगे तेज़ है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि दिन में जुगनुओं को परखने की जिद करें, दिन में जुगनुओं को परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो हमारे अहद के बच्चा जो है बहुत चालाक है, वो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, वो हमें कोई बात बता रहे होते हैं और हम मोबाइल में कहीं बिजी होते हैं, तो उनकी आधी बात हम सुनते हैं, आधी नहीं। उनको भी फील हो जाता है कि मम्मा की कंसंट्रेशन नहीं है, मम्मा दिलचस्पी से मेरी, मम्मा मैंने क्या कहा है, तो मैंने तो थोड़ी सी बात सुनी है ना, बाकी तो मैंने तवज्जो नहीं की। तो बच्चा डिसहार्ट होता है, वो फिर हमसे कहाँ शेयर करेगा, वो फिर और लोगों से दोस्ती करेगा, उनको बताएगा, फिर हमें उनके फिर बात जब वो कहीं अगर कोई वजह है, कोई बात है, तो वो जब कहीं एक बड़ी तल्ख सूरत हाल में जब वो डाइवर्ट हो जाएगी, फिर हम तक आएगी, फिर हमें एहसास होगा। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, उनसे गपशप लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनके साथ दोस्ती की हुई है मैंने कि अपनी सारी बातें बताएं मुझे, कि बच्चे को किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े माँ के होते हुए। एक और चीज़ मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को कहूँगी, मेरी बात उन्हें बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे आपके जो भी सोशल मीडिया, लैपटॉप, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन वो लाजमी अपने पास 1 घंटे के लिए रखें और उसे चेक करें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए हमारे बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम उन पे नज़र नहीं रखेंगे तो कौन नज़र रखेगा। ऐसे ना हो कि कोई सूरत हाल बहुत गंभीर उस पर पहुंच जाए और हमें तब पता चले। उससे बेहतर है कि हम उनके साथ कनेक्ट रहें, वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको हम वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहें। उनकी दिलचस्पियाँ चेंज हो रही हैं, हमें ये एक्सेप्ट भी कर। अच्छा, उन चीज़ों का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू बताएं। एक और चीज़ मैंने देखी कि जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, 9th लेवल में आ गई, तो वो ज़ाहिर है 5th से जब 9th में आई, 5, 6, 7 और 9th में बहुत यकदम से चेंज होता है बच्चे की बिहेवियर में, और उसकी बॉडी में तो हो रहा होता है लेकिन उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा होता है। तो वो एकदम मुझे पहले तो ज़रा ना धचका लगा कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बात कर रही है, कैसे उसकी पसंद नापसंद चेंज हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी तो ऐसी थी, तो हम अपना दौर क्यों भूल जाते हैं। हमें वो एक्सेप्ट करना है और उसको ग्रूम करना है। बच्चे को हमने ग्रूम करना है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होंगी। हाँ जी, टर्म वाइज वो चेंज होंगी, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अगर वहाँ पे कोई कमी है तो हमने उन्हें गाइड भी करना है। अच्छा सुनैना जी, आप कब से वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं? मुझे हो गया 10-15 साल हो गए। बीच में मैंने छोड़ दिया था बच्चों की खातिर। बच्चों को मतलब जाहिर है कि बच्चे हमारी पहली प्रेफरेंस होने चाहिए, उन्हें पालें पोसें। जब वो स्कूल गोइंग हो गए तो फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। रेस्ट लिया आपने दरमियान में। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ना एयर सफारी के बारे में हमें बताएंगे। आपने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है, इसके बारे में हमें बताइए, हम कैसे इसको जो है ना इंजॉय कर सकते हैं इसकी राइड को। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं एक ज़हन में मेरे एक बात आई। एक मशहूर हमारी जो ड्रामा निगार और नावल निगार हसीना मोइन साहबा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आमीन जगह दे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे कीमती असासा है जो हमारे पास है वो हमारा फैमिली सिस्टम है। तो इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है और पूरी तवज्जो से हमारे बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं ना कि फिर जो भी हो अल्लाह ताला के हवाले कर देना, कि वो जैसे है कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना। बड़ी खूबसूरत।
तो जहाज तक आपने सवाल किया एयर सफारी के हवाले से, तो जनूबी पंजाब में मेरी कोशिश है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। जब शुमाली इलाकों में मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है तो वो इलाके बंद हो जाते हैं और वहाँ का टूरिज़्म तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो हमारे जनूबी पंजाब है ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये प्लेस है। हमारे जनूबी पंजाब में बहावलपुर है, चोलिस्तान है, द्रावड़ फोर्ट है, इसके अलावा आप तौसा बैराज है, हेड मोहम्मद वाला है, जतोई मास्क है और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर दरिया हैं, नहरें हैं, टीपी लिंक कैनाल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है बोट सफारी के हवाले से। तो फिर इतने बड़े एरिया को अगर हम जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे आते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, तो उनको हम अगर उनके पास कम कलील वक्त है तो एक एयर सफारी मैंने इंट्रोड्यूस कराई है कि हम हवाई जहाज़ के ज़रिए से उन्हें मुख्तसर वक्त में पूरे जनूबी पंजाब को विज़िट करवा सकते हैं। अच्छा सर, आपके माइंड में ये कहीं से आया था प्लान देख के कि आपने खुद ही प्लान किया कि ऐसा करना चाहिए? ये अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना कि एक शायर है, उसको जो एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है और वो उसको लिखता है, इसी तरह से जो मेरा जो शोबा है टूरिज़्म, तो अल्लाह ताला मेरे ज़हन में ये बातें डालता है और मैं फिर उस पर कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने की और अपने वसाइल में रहते हुए उसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, TDCP यानी हुकूमत के इल्म में लेके आता हूँ ताकि वो इसको अपने जो हिस्सा बनाएं अपने प्लान का, अपने जो फ्यूचर प्लानिंग का, और लोगों के जहनों में ये बात लाई जाए कि हम कश्तियों के ज़रिए से हमारे दरिया हैं, खूबसूरत नहरें हैं, उनके अंदर हम विज़िट कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको मतरूक ब्रिज का जिक्र किया दरिया चुनाब के, तो वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई जाए और कश्तियों के ज़रिए से टूरिज़्म करवाया जाए और पानी का दबाव कम होता है मौसम सरमा में, तो इट्स वेरी सेफ़। मुख्तलिफ जो जैसे मैंने जिक्र किया कि दरिया सिंध के मुख्तलिफ जज़ायर के अंदर विज़िट किया जाए, तो ये बोट सफारी और एयर सफारी का इस्तेमाल करके, और इसी तरह से एक बस सफारी का भी है, वो TDCP उस पर भी काम कर रहा है बहावलपुर और मुल्तान में। वो इंट्रोड्यूस बहावलपुर में तो हो चुकी है, तो इसको अगर मुल्तान से लेकर और हम TP लिंक के किनारे किनारे से इसे जो है वो तौसा बैराज तक ले जाएं टूरिस्ट को, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को, तो वो बड़ा एक अट्रैक्टिव चीज़ बनेगी। यहाँ पे सहरा हैं, थल का सहरा है, खूबसूरत जगह भी हैं। जी हाँ, और थल डेजर्ट रैली होती है यहाँ, बड़ी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हिस्सा लेते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट रैली होती है, तो ये बड़ी एक प्रोमिनेंट और बड़े अहम इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं जो जनूबी पंजाब में होते हैं। नूर महल को देखने आते हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। सुमेरा जी माशाल्लाह इतने सारे काम आप कर रही हैं, नात खां भी, कॉलम निगार भी, शायरा भी, एजुकेट भी, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? आपको शौक हो ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से? ये क्वेश्चन मैंने सर से भी किया था, ये भी माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है, इनसे भी पूछा था कि कहते हैं ना 3 बच्चे हो तो एक बच्चा बड़ा प्यारा होता है, ऐसे इन सारे कामों में से सबसे आपका फेवरेट पैशन कौन सा है जिसे आप बड़ा प्यार करती हैं? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। आसान है कि जब आपका मूड होता है, जब शायरी जो का मुझे मूड है। जो मुझे अच्छा लगता है, वैसे मुझे जो है ना तन्हाई में तो गुनगुनाना बहुत पसंद है, उससे मेरी थकन उतर जाती है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, प्यारी सी शायरी, अच्छी सी किताबें पढ़ने से मेरी बिल्कुल मैं इतनी फ्रेश हो जाती हूँ कि जिसकी हद नहीं है। और मुझे लगता है कि एक किताब पढ़ने से आप इतना कुछ सीख जाते हैं कि वो मेरा ख्याल है 100 लोगों से मिलने से भी आप नहीं सीखते। तो लोगों से मिलने से भी आप बहुत कुछ रवैये, बहुत बिहेवियर, बहुत से एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिकली ले रहे होते हैं। लेकिन किताब, वो एक थी राइटर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बड़ी प्यारी अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मैंने किताबें पढ़ पढ़ के किताबें लिखना सीख लिया। और ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपके अगर माइंड में अल्लाह पाक ने कोई ऐसा टैलेंट रखा हुआ है तो आप भी कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है उसको जो है कागज़ के ऊपर मुंतकिल भी करते हैं। अच्छा, सिर्फ आप शायरी पढ़ती हैं या लिखती भी हैं? अपनी कोई बुक वगैरह, कोई नावल, कोई क्या हो रहा लिखती हूँ मैं शायरा। ऐसे किसी की शायरी पढ़ने वाले को शायरा नहीं कहा जाता। शायरा हमेशा उसी को कहा जाता है जो अपने माइंड से सोच के लिखता है। बुक अभी तक मेरी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन तैयार है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी बुक। उसमें सारे देखें, हम इंसान हैं, मशरती हैवान है,
और हमारी ज़िंदगी में सारे रंग बिखरे हैं, खुशी का, गम का, और सारे रंग जो भी होते हैं, मायूसी है, अल्लाह से प्यार है, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, वतन से प्यार है, तो सारे जज्बे, अपने बच्चों से प्यार, अपनी फैमिली से, जो भी दोस्ती भी है, तो वो सारे रंग जो हैं उसके अंदर है, मेरी किताब के अंदर भी हैं। जैसे हमारा मतलब मूड होता है उसके मुताबिक बंदा लिखता है। तो हमें वो कब मोहब्बत भी है, पढ़ने को मिलेगी वो बुक? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक। अच्छा, अभी उसको टाइम है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपका कोई चैनल भी है? आप इतना टूरिज्म आपने दुनिया में किया है, तो आपका कोई चैनल है जिसमें जाके लोग देख सके, जो जा नहीं सकते वो वीडियोस देख के एंजॉय कर सके? जी, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं बल्कि सब लोगों से कहूँगा कि वो जिस शोबे से वाबस्ता हैं, तो अपना जो काम है वो दुनिया तक लाने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लें, ताकि उनका जो अपने मुल्क को की बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जो कावश या कोशिश है वो पूरी दुनिया देखे। जी हाँ, मेरा एक YouTube चैनल भी है। मैं फाउंडर CEO हूँ कस्वा एक्सप्लोरर्स। ये कस्वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के नाम से ये लिया गया है नाम। तो ये टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोगों को ये, जैसे कि मैंने जिक्र किया, बोट सफारी, एयर सफारी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से हम लोगों को जो टूर प्लान उन्हें गाइडलाइन देते हैं, और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक हो गया। तो इसी नाम से, कस्वा एक्सप्लोरर्स के नाम से हमारा YouTube चैनल है, और फेसबुक पे पेज भी है, KASWA कस्वा। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप एक सोशल एक्टिविटीज भी हैं जी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जो मैं यही कस्वा एक्सप्लोरर्स के जो फ्लैग के नीचे ही जो सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, और मेरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कोई डिज़ास्टर खुदा न खास्ता ना हो, जैसे कि हमारा फ्लड है यहाँ पे, और इसके अलावा अर्थक्वेक, ज़लज़ला या सैलाब की सूरत हो, तो फिर इज्तिमाई तौर पर, वैसे भी माशरे में रहते हुए इनफरादी तौर पर, जैसे कि मैं किसी अगर गली से गुजर रहा हूँ तो उसमें अगर कोई पानी खड़ा है या कोई ऐसा सीवरेज का निज़ाम, तो मैं फिर वेट नहीं करता, तो मैं खुद ही जो है वो शुरू हो जाता हूँ कई, और ये सारा जो लेके, हाँ जी, तो देर लगती जी, है, बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा अच्छा, किस किस्म के आजकल जो है ना केसेस का सामना आप करना पड़ता है, या आते हैं आपको देखने में मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं? देखिए, अगर आप ये वाला सवाल करेंगी ना, तो हर किस्म के ही हैं, हर किस्म के इश्यूज लोगों को वो हैं। अगर आप किसी एक के बारे में पूछेंगी, जैसे क्रिमिनल ज़्यादा हैं या फैमिली हैं, तो फैमिली के रीजंस क्या हैं बढ़ने के, तो फिर मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगी। वैसे तो मल्टीपल, कुछ दिनों पहले हमारे पास एक और लॉयर आए थे जी, तो उन्होंने बताया था कि आजकल जो है ना मियाँ बीवी की रिलेशंस, हाँ, ये फैमिली मैटर्स केस आते हैं हमारे बहुत पास, ज्यादा, डिवोर्स के हवाले से, बहुत ज्यादा के हवाले से, बच्चों की इस पे ना रेशो ज्यादा है केस, और बहुत ज्यादा दर्दनाक मनाजिर हम लॉयर्स को देखने को मिलते हैं। जब बच्चे रो रहे होते हैं, उनको मामू उठा के जा रहा होता है, या मदर ने ज़बरदस्ती गले से लगा के बच्ची को उठाया होता है और वो पापा पापा कर रही होती है, या पापा ने उठाया होता है तो वो मामा मामा कर रही होती है, तो ये वाले दर्दनाक मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्या समझती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका होता है, फैमिली का, बीवी का, या शौहर का? देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, आखिर एक टाइम गुजारा है, उनके बच्चे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जानी चाहिए कि जो मामला है वो कोर्ट तक ना जाए। फिर वही बात हो गई ना। देखिए, हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं, किसी का कोई इशू होता है, किसी का कोई इशू होता है, तो हर कोई अपनी एक सॉलिड रीज़न लेके आता है। लेकिन मैं समझती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बर्दाश्त की कमी हो गई है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने भी, जो पहले लॉयर आए थे, उन्होंने भी यही बताया था कि बर्दाश्त नहीं रहा लोगों में, वो काफी कम हो गया, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, और वो जब पूरी नहीं होती तो फिर वो इस तरह के आपस में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे की ईको बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करूँगी, आप इस बात से इत्तेफाक करें ना करें, कि तरबियत होती है घर से।
मैं कहती हूँ कि आपने अगर 10 डिग्रियां भी तालीम की हासिल की हैं, वो बग़ैर तरबियत के आपकी वो डिग्रियां किसी काम की नहीं है। और मैंने अनपढ़ लोगों को भी इतना मैनर्स वाला और इतना सुलझा हुआ पाया है, देखा है कि उनकी तरबियत अच्छे घराने में अच्छी तरह से हुई है। आप में मैनर्स हैं, एडिकेट्स हैं, आपकी तरबियत अच्छी है, आप रिश्ते को निभा जाती हैं, चाहे आप सिविल जज लगी हुई हैं, चाहे आप जस्टिस हैं और आपके हस्बैंड जो है वो आम से बिजनेसमैन भी हैं, तो आप अगर अच्छी तरबियत है, अच्छे ख़ानदान से, अच्छे घराने से हैं, तो आप किसी ना किसी तरह अपने रिश्ते को निभा लेते हैं, बच्चों की खातिर ही निभाएं जैसे भी है। हमारा मेरा जाना हो इत्तेफाक से कोई लोग ऐसे मिले हैं कि इतना डिग्री है उनके पास, सीट है उनके पास, लेकिन उनका बिहेवियर इतना रूड है कि मैं एक दफा जरूर सोचती हूँ कि यहाँ तुम्हें किसने कि इन्होंने पढ़ कैसे लिया, या तो ये कोई सिफारिशी लगता है जिसे इतनी सेंस नहीं है कि बात कैसे करनी। ऐसे ही मैं तो अक्सर जो जूनियर्स हमारी आती हैं बार रूम में, अक्सर हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, तो मैं उनको बड़ा समझाती हूँ कि देखें आपकी शख्सियत की खूबसूरती जो है ना, पहले तो आपकी पर्सनैलिटी है कि आप जाहिर है आपका प्रोफेशन के मुताबिक नीट एंड क्लीन बन के आए, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रांड महंगे पहनने की, जितना है साफ़ सुथरे बन के आए, अच्छे बन के आए। आप एक लॉयर हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। दूसरा आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए ताकि अगला बंदा आपसे बात करने में आसानी महसूस करे, अपने दुख दर्द आपके आगे खोल दे। और उससे ज़्यादा दुख दर्द सुनने से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो आपसे अपने दुख दर्द कहे तो आप उसको अमानत की तरह संभाल के रखें। तो ये जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है। मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत हो गया जिसकी वजह से झगड़े ज़्यादा होते हैं। हाँ, हर फील्ड में कंपटीशन हर जगह पे है, अगर मैं हर जगह पे है की बात करूँ ना, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि फलां के पास ये है, मेरे पास नहीं है, तुम ये दे नहीं सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो, वो अफोर्ड कर सकता है, तुम क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते। इस तरह का ना कंपटीशन कुछ ज्यादा हो गया जिसकी वजह से एंड ये आता है कि ठीक है तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। तो थोड़े से हम लोगों ने ना अपने रास्ते बदल लिए हैं। वो जो टाइम हम थोड़ा सा सुबह नमाज पढ़ के कुरान मजीद पढ़ते थे ना, खोल के हमारी अम्मियाँ बैठती थी, हमने सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन उठाना है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई हमारे सोशल मीडिया पे हमने ये वीडियोस पोस्ट की थी, हमने वो जो टाइम जिसमें हमने कोई आयत पढ़नी है सुबह जाते हुए, घर से निकलते हुए, हमने बच्चों पे पढ़ के फूंकनी है, हमने रात को सोने से पहले जो वो करनी है, हमने रात को सोने से पहले मोबाइल को देख के वो हमने उसको यूज़ करते करते सो जाना। थोड़ा सा हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और उससे ज़्यादा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग सब समझते हैं, हम लोग बहुत बहुत समझदार हैं, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करते कि हाँ ये है कमी और हमें इसे थोड़ा सा, हाँ नहीं आप, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप एक तरीके से एक टाइम टेबल से इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है वो ना करते भी ना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है कि अगर आपने सुबह उठे, हमारी ना रूटीन का ये एक हिस्सा बन गया, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, अधूरी है कि सारे काम इसके साथ जुड़े हुए। आप कुछ अपना वो एक रूटीन सेट कर लेना। अब मैं हूँ, मैंने सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना होता है अपने सब लॉयर्स को, ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें तकरीबन 700 लोगों को मेरा वो एक अच्छी बात का, लेकिन वो मैं सुबह को नहीं करती। अच्छा। अगर तो मुझे कभी टाइम मिल जाए तो नमाज पढ़ के उसके बाद, वरना फिर मैंने किचन से फ्री होके, और जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, जो घर से कोर्ट जाने का, उसके दौरान मैं फिर वो कर देती हूँ। मेरा मोस्टली मेरा वो ट्रैवलिंग टाइम में वो मैसेज मैं करती हूँ, लेकिन वो मेरा मैसेज आप ये देखें इस तरह का होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ दिन तक कुछ फीमेल्स तक नहीं पहुँचा। मुजफ्फरगढ़ की लॉयर्स थी, तो उन्होंने मुझे गिला दिया कि मैडम वो जो एक इतनी अच्छी बात जो हम आगे पोस्ट करते थे वो आपकी मुझे 3-4 दिन से नहीं मिल रही। मैंने कहा वो मे भी आपका नंबर शायद मिस हो गया, तो वो मुझे बहुत फिक्र होती है। और ये नहीं कि उठा के ऐसे मैं सेंड कर देती हूँ, उसे फिर मैं बड़ा सोच के रात से सेलेक्ट करके, वो मेरा काम होता है कि मैं रात को उसको चूज करती हूँ। आप इसके साथ काफी कनेक्ट रहती हैं, पहले आप उसको सर्च करती हैं, फिर उसको सेव करती हैं, फिर सुबह उसको पोस्ट करती हैं। कोई सर्च करने का वो आपने एक रूटीन बनाई होती है ना, तो वो आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है। आपको, मेरा ख्याल है मुझे उसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, फैमिली कोऑपरेटिव है, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? कोऑपरेटिव है तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि मजबूरी होती है, और कुछ ऐसा होता है कि पीछे से सपोर्ट होती है, आप अपना पैशन भी पूरा कर सकते हो। मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश नसीब समझती हूँ खुद को
कि अम्मी अब्बू थे तो अब्बू की, अम्मी की, बड़े भाई, आपको पता फिर इम्पोर्टेंट होते हैं अम्मी अब्बू के बाद, उनकी फुल सपोर्ट। अम्मी अब्बू तो अब नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अब्बू भाई हैं, वो अम्मी भी हैं, अम्मा भी है, अब्बा भी है हमारा, तो उनकी फुल सपोर्ट है अभी तक। और हस्बैंड ससुराल उनकी भी, मैं सब चैनल्स पे जाती हूँ, लाहौर तक भी गई हूँ, पीटीवी पर भी, रोई पर भी, सब पर अक्सर ही मैं आई होती हूँ। रेडियो पे रूटीन में अक्सर ही चली जाती हूँ, मुशायरे अटेंड करती हूँ। तो साहिवाल में मेरा बल्कि ये 1 महीना पहले बड़ा ज़बरदस्त शानदार मुशायरा हुआ, उसकी पूरी हमारी कचहरी में धूम मची हुई है, बल्कि पूरे मुल्तान में। सैयद वसी शाह साहब के नाम शाम थी और उसमें मैं भी स्पेशल गेस्ट थी, तो हमारा बहुत ज़बरदस्त कामयाब मुशायरा वो वाला। अच्छा, एक उनमें से कोई खूबसूरत सा शेर हमारे चैनल के थ्रू? सिर्फ एक शेर? अच्छा, अगर एक शेर है तो फिर एक शेर ही सुनाऊंगी। जी, एक शेर है कि दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, दिल की मिट्टी से गुलदान बना सकती हूँ, उसके आने पे मुल्तान सजा सकती हूँ। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये किसी खास पर्सन के लिए था, ये सब देखने वालों के लिए था? ये सब के लिए है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप कितना एग्री करेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है ना हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी मुदाखलत करता है, जिससे हम बहुत सारे अपने फैमिली रिश्तों से दूर हो गए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैडम से। तो मैं सुन रहा था और मेरे ज़हन में कुछ 1-2 बातें आईं और मोबाइल के हवाले से भी, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि असल जो हमारी जो बदहाली या ये जो हम पस्ती में जा रहे हैं अखलाकी तौर पर, जैसे मैडम ने जिक्र किया, तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर पहले हमारी तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती थी, घरों में भी और बाहर भी। अब घर वाले वालिदैन भी ये चाहते हैं कि हम याद करके, रट्टा लगा के और अच्छे से अच्छे नंबर लें, इखलाकियात की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। जबकि हमारे दौर में हमें 90% इखलाकियात सिखाए जाते थे और हमें ये नहीं था कि हमने 100% देते हैं, 99% नंबर दे, कोई इस तरह का दबाव नहीं होता था। असातिज़ा का एहतराम, बड़ों का पूरा मोहल्ला हमारी तालीम और तरबियत पे मामूर होता था। तो हमारे हमसाए, हमारे रिश्तेदार, सब रिश्तेदार, तो ये वजह इसकी यही है, हमारी इखलाकी तौर पर या मैनर्स हमें नहीं आए, हमें किसी के हकूक़ का नहीं पता, अपने फ़राइज़ का नहीं पता, गलत का नहीं पता, सही का नहीं पता, कानून का भी नहीं पता हमें। और आप बेशक जो इसके जो शोबा से ताल्लुक़ भी रखते हो, कानून के शोबा से भी, फिर भी आप कानून की पाबंदी नहीं करते, आप उसको अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है ना वो मजीद जो है ना बदहाली का शिकार है। में एक कहावत ऐड होती है कि जो बड़ों से सुना था, अब उसकी समझ आई है कि कहते क्यों थे कि मौलवी के मसले जो है ना सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। चिराग तले अंधेरा, ये भी होता है। जी बिल्कुल ऐसे, ये भी होता है। अच्छा, ये इनकी मुझे बात बहुत खूबसूरत लगी कि सिर्फ वालिदैन जो होते थे वो मामूर नहीं होते थे तरबियत पे, पूरा महल्ला इन्वॉल्व होता था और बुरा भी नहीं माना जाता था। अगर साथ वाले अंकल ने किसी बात पे पकड़ के मार दिया है या आंटी ने डांट दिया है तो बुरा नहीं माना जाता था। आजकल तो बड़ा मसला, अब तो सर फट जाते हैं, हमारी कचहरी तक FIR मुलजिम आ जाते हैं, हमारी कचहरी तक मामलात पहुंच जाते हैं। अब तो ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त की कमी नहीं है। आज हर कोई कहता है जी बस मैं हूँ। तो वो अच्छा सर, कोई एक खूबसूरत शेर आप सुनाए, उसके बाद मैसेज पे जाएंगे हम। जी, एक शेर है मेरा कि बहुत हैरान होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ तुम्हारे इस रवैये से, बहुत हैरान होता हूँ तुम्हारे इस रवैये से कि तुम गैरों से मिलते हो, तुम्हें गैरत नहीं आती। वाह वाह, बहुत गैरत। अच्छा सर, एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैसेज मेरा ये है कि आपके पास जो टूरिज़्म है या कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, आप उसको अडॉप्ट करें। वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, करेज देती है, हौसला देती है, फिजिकली और मेंटली फिट करती है। और दूसरा आपको ये सबसे बड़ी ये सिखाती है कि हम कभी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वसाइल की कमी होती है, कभी खुराक कम होती है, कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी बारिश हो जाती है, सर्दी, सख्त सर्दी में बर्फ़बारी को फेस करना पड़ता है। तो जो भी हालात होते हैं तो वहाँ हम उसको फेस करते हैं और उससे बहुत खुश होते हैं, कैंप में रहते हैं, घर की सारी आसाइश छोड़ के। लेकिन उस वक़्त को हम गोल्डन
पीरियड समझते हैं और उसके लिए पैसा खर्च करके जानते हैं। तो अगर यही आपको परेशानी या दिक्कत घर में मिले तो आप कहते हैं ओए मर गए, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमें जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आमदनी हमारी है, जो हमारा घर है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उन्हीं पे ही सब्र शुक्र करना, कनायत करना और उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके ज़िंदगी गुजारना। असल ज़िंदगी का हासिल यही है। ये अगर किया जाएगा तो हमारी जितने भी परेशानियां हैं, जैसे कि मैडम ने जिक्र किया कि कोर्ट्स के अंदर आती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपने हकूक़ को और अपने फ़राइज़ को और दूसरों के हकूक़ को समझने लगेंगे और ख़ुद देने लगेंगे। तो जो फैमिली मैटर्स हैं वो फैमिली में ही सॉल्व होने चाहिए, तो उन्हें कोर्ट्स तक जाना ही नहीं चाहिए। वो एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ख़वातीन के जो इतने ज़्यादा हकूक़ की बात की जाती है, मैंने कहा मैं तो इस चीज़ को मानती भी नहीं हूँ। क्या ख़वातीन के हकूक़? आप अपने फ़राइज़ निभाएं, आपके हकूक़ आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप जब अपने हकूक़ का रोना रोती हैं, आप सोचें कि आपने अपने फ़राइज़ कितने निभाए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, आपके हकूक़ आपको मिल जाएंगे। फिर दीन इस्लाम ने इतने ज़्यादा हकूक़ हर एक को दिए, मर्द को, औरत को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, सबको इतने हकूक़ हैं कि अगर वो खुद गिनने बैठे तो शुमार ना कर सके। तो हमें उनका ना, मैंने जैसे बताया कि हमें उसका एहसास है के बजाय ना अपने हकूक़ जो है ना वो अच्छे तरीके से अंजाम दे दे। मैडम फ़राइज़, अपने फ़राइज़ अंजाम दे दे। मैडम आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? किस हवाले से? टॉपिक के हवाले से दे दें, जो आज का एडुकेट हैं आप, उसके हवाले से दे देंगे। सब्र का जो पैमाना है हाँ, वो क्यों कम होता जा रहा है, उसको कैसे जो है थोड़ा हम इंक्रीज करें। वो तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत सर ने बात की कि अपने वसाइल के अंदर रह के आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड करें, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाएं। तो यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है। अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें और अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें और अपने इखलाक को खूबसूरत बनाएं। बड़ी खूबसूरत बात नाज़रीन कि अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें। और आज के जो मेरे टॉपिक का एक लेसन जो मैं आपको देती चलूँ वो ये है कि अपने बच्चों को एतमाद दिलाएं, उनके फैसलों में उनके साथ खड़े हों, इससे पहले कि वो अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसलों में भी आपको शामिल ना करें और वो फैसले खुद कर लें, फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो नाज़रीन, आज के शो का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।